हेलो। हर्षवर्धन के हमने राजनीतिक और उसके जीवन परिचय में लगभग 4 वीडियो या 5 वीडियो में आपको बताया है। लेकिन अगर हर्ष के हम जीवन को एक संक्षिप्त रूप में देखते हैं या हर्षवर्धन का मूल्यांकन हम अगर इतिहास की दृष्टि से करते हैं तो हम पाते हैं कि हर्षवर्धन की उपलब्धियों के अध्ययन को अगर किया जाता है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्धन वंश का ये शासक हर्षवर्धन एक महान विजेता, कुशल प्रशासक, एक अच्छा विद्वान और विद्या का उदार संरक्षक रहा है। इस प्रकार से हर्षवर्धन की प्रतिभा को देख करके हम अगर आकलन करते हैं तो हम पाते हैं कि हर्षवर्धन बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं। अशोक और कनिष्क जैसे शासक के समान हर्षवर्धन के द्वारा भी बौद्ध धर्म को अपने शासनकाल में राजाश्रय प्रदान किया गया था। हम इसी प्रकार से देखते हैं तो गुप्त शासक जिन्हें कि भारत का नेपोलियन कहते हैं, समुद्रगुप्त के समान ही हर्षवर्धन नीति निपुण शासक रहा है। हर्षवर्धन के व्यक्तित्व में कनिष्क और समुद्रगुप्त के समावेश के साथ साथ अशोक के भी व्यक्तित्व को देखा गया है। दोनों ही महान शासक अशोक और समुद्रगुप्त की भांति इस शासक में भी वही गुण दिखाई पड़ते हैं जो इन दोनों शासकों में पाया गया है। हम देखते हैं तो हर्ष के द्वारा अशोक की भांति अपने को एक धर्म का महान प्रचारक नहीं बनाया गया है और न ही समुद्रगुप्त की भांति उसके द्वारा अजय विजय अभियान चलाया गया है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों के समान हर्ष के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है, लेकिन इसके बाद भी हर्ष को इतिहासकारों ने एक उत्कृष्ट कोटि का राजा बताया है। इसका कारण यह है कि हर्षवर्धन के द्वारा थानेश्वर की सत्ता जब संभाली गई थी तो उस समय हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष के रहे हैं और उस समय हर्षवर्धन चारों तरफ कठिनाइयों से घिरे रहे हैं। 16 वर्ष की आयु का एक बालक जिसके पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके संरक्षक भाई की हत्या हो जाती है, उसकी बहन छोटी बहन उसी समय विधवा हो जाती है, माता उसकी पति के साथ सती हो जाती है, तो हम देखते हैं कि परिवार से हर्षवर्धन उस समय बहुत ही कमजोर स्थिति में रहता है। इसके बाद शशांक जैसा और उत्तर गुप्त काल का देवगुप्त ऐसे शासक जो उसके एक छोटे से राज्य पर के दृष्टि रखते हैं, तो इन समस्याओं के बाद भी हर्षवर्धन द्वारा संकट के समय में अपने को कठिनाई से उभार करके थानेश्वर की गद्दी को संभाला जाता है और इसके बाद इस छोटे से राज्य के द्वारा उसके द्वारा एक बड़े भूभाग पर शासन किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति से उबरने के कारण और ऐसी परिस्थितियों को पराजित करके अपने को इस स्थिति में पहुंचाने के कारण ही हर्षवर्धन की तुलना समुद्रगुप्त जैसे महान शासक से किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हर्षवर्धन एक प्रजा वत्सल सम्राट रहा है जिसने कि अपने समय में अपनी प्रजा को और अनाथों के लिए एक विशेष योजनाओं को चला करके और उनके जीवन के मार्ग को प्रशस्त किया गया। हर्षवर्धन के काल में ही प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष में धार्मिक प्रोग्राम या कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था और उसमें भी हर्षवर्धन के द्वारा दिल खोल करके दान दिया जाता था। यहाँ भारतीय इतिहास के अध्ययन में हम पाते हैं तो हर्ष को उसकी दानशीलता के लिए भी
जाना जाता है। इतिहास के कई स्थानों पर हम ये पाते हैं कि हर्षवर्धन के द्वारा प्रयाग के समारोह में अपना सर्वस्व दान दे दिया जाता था और उसके द्वारा दान इस स्तर पर दिया जाता था कि बाद में उसके पास कुछ नहीं बचता था और अपनी छोटी बहन राजश्री से वो अपने लिए वस्त्र का दान प्राप्त करके वस्त्र धारण करता था। हर्षवर्धन की स्वयं की रचना नागानंद ने उसने अपने नायक के माध्यम से उस समय के कठिन अवसरों का वर्णन किया है, जबकि उसने अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हुए उसने इस नाटक के द्वारा कहा है कि जो दूसरों की भलाई के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए तत्पर रहता है, ये उसने नागानंद नाटक के द्वारा जीमूत वाहन के द्वारा कहलाया है। लेकिन इस नाटक के अगर हम अंदर जाते हैं तो हम पाते हैं कि जीमूत वाहन के शब्द नहीं, हर्ष के अपने स्वयं शब्द अपने लिए कहे गए हैं। हम देखते हैं सामरिक दृष्टि से उसने अपने राज्य का जहां निर्माण किया, वहीं उसने मानव जाति के विकास को भी बढ़ाया है। तो इसमें हम संदेह नहीं करते हैं कि हर्ष ने अपने उत्तरकालीन जीवन में एक आदर्श का प्रतिमान स्थापित किया है और एक आदर्श शासक, आदर्श साहित्यकार, आदर्श व्यक्ति के आचरण को दिखाया है। हर्ष जो कि एक स्वयं ही बहुत ही उच्च कोटि का विद्वान रहा है, उसके रचनाओं का भी हम उल्लेख आपको पिछले वीडियो में करके बता चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं तो हर्ष के द्वारा अपने शासन काल में शिक्षा और साहित्य को काफी प्रश्रय प्रदान किया गया था और उनको प्रोत्साहित किया गया था। एक धर्म सहित शासक भी उसके रूप में हमको दिखाई पड़ता है, क्योंकि हर्षवर्धन के द्वारा ब्राह्मण और बौद्धों को पर्याप्त सम्मान दिया गया था। गुप्त साम्राज्य जो कि लगभग 400 साल तक भारत पर शासन करता रहा है, उसके विघटन के पश्चात भारत में फैली अराजकता, अव्यवस्था का अगर अंत किया है तो वो हर्षवर्धन ने किया है। और इस अराजकता का अंत करने के साथ, अव्यवस्था को खत्म करने के साथ हर्ष के द्वारा भारत के एक विशाल भूभाग को एक केंद्रीय रूप में बांधने का काम किया गया है। इसके साथ उसने सांस्कृतिक उन्नति के मार्ग को भी प्रशस्त किया है। हम ये कह सकते हैं कि हर्ष के द्वारा एक महान शासन का जो है उदय किया गया है, जो कि लगभग गुप्त काल के बाद लगभग 250 साल तक भारत पर व्याप्त रही है। लेकिन कई इतिहासकारों ने ये कहा है अपने उसमें कि हर्षवर्धन हिंदू शासक में भारत का महान अंतिम शासक रहा है। इस जगह पर हमने जब अध्ययन किया तो हम हर्ष के हर जो है एंगल को, जो कि पॉजिटिव रही हैं, अच्छा शासक, अच्छा व्यक्ति, अच्छा साहित्यकार, शिक्षा का अच्छा आश्रयदाता राजा, विद्वानों को सम्मान देने वाला राजा, धर्म का प्रचार करने वाला राजा या धर्म को बढ़ाने वाला राजा। लेकिन इसके बाद भी हम इतिहासकारों की इस बात से संतुष्ट नहीं हुए कि हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू शासक रहा है या अंतिम महान हिंदू शासक रहा है। क्योंकि जब हमने अन्य इतिहास के विषयों में मैं गया, इतिहास का जब मैंने विस्तृत अध्ययन किया तो हमने पाया कि हर्ष के शासन के बाद कन्नौज नरेश यशोवर्मन, कश्मीर नरेश ललितादित्य, प्रतिहार नरेश मिहिरभोज और महेंद्रपाल तथा पाल वंश के शासक धर्मपाल, इनका साम्राज्य ना तो किसी भी स्थिति में हर्ष के साम्राज्य से कम रहा है और ना वो महानता में किसी भी रूप में हर्षवर्धन से कम रहे हैं। तो ये लगभग हर्ष के समकालीन शासक रहे हैं, लेकिन इनको हम हर्ष जैसा स्थान प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन प्रतिहार शासक महेंद्रपाल का जब हमने अध्ययन किया तो हम पाते हैं
कि ये शासक भी अपने शासन में एक शक्तिशाली और तेजस्वी शासक रहा है और इसने भी अपनी राजधानी कन्नौज को बना करके भारत के विशाल भूभाग पर शासन किया है। और हम इतिहास में जो हमने अध्ययन किया तो पाया कि जहां पर हर्षवर्धन के कुछ जो विजय हैं वो संदिग्ध हैं या उनके कोई निश्चित प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन हम देखते हैं तो महेंद्र पाल का जो शासन रहा है, जिन्हें कि हम अंतिम महान हिंदू शासक कहना उचित समझते हैं, उसके द्वारा हिमालय के विशाल भाग से भारत के पश्चिमी सीमा तक के एक विशाल भूभाग पर शासन किया गया है। लेकिन हम इन आधार के बाद भी हर्ष को इसलिए एक महान शासक मानते हैं क्योंकि हर्ष के द्वारा साम्राज्य को जीतने का ही कार्य नहीं किया गया है, उसके द्वारा साहित्य का सृजन कर किया गया है, उसके द्वारा अच्छे साहित्यकारों को संरक्षण दिया गया है, उसके द्वारा धर्म को काफी आगे बढ़ाया गया है, बौद्ध और ब्राह्मण धर्म को काफी उच्च स्थान पर पहुंचाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हर्षवर्धन की अपेक्षा हम महेंद्र पाल को केवल उनके राजनीतिक विस्तार के लिए या उनकी विजय के लिए महान हिंदू शासक बोलते हैं, तो वो एक पृथक विषय है, क्योंकि महेंद्र पाल जो है अपने सामरिक शक्ति के कारण महान हिंदू शासक जरूर रहे हैं, लेकिन सभी गुणों का समावेश एक शासक में होने के कारण हर्षवर्धन को महान हिंदू अंतिम शासक कहना ज्यादा उचित प्रतीत होता है। तो आज के हमने इस वीडियो में हर्ष के जीवन को एक या उनके जीवन का मूल्यांकन करते हुए कि हर्ष का भारत के इतिहास में क्या स्थान रहा है उसका अध्ययन किया है। आपको अगले वीडियो में हर्ष के शासनकाल में जो दो चीनी यात्री ह्वेनसांग और त्सिंग आए थे उनसे परिचित कराएंगे। धन्यवाद।